चलो वो शुरू कर रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फार्मूला क्या होता है इसका? H2O2। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पेरोक्साइड में O का वैलेंसी कितना होता है? कितना होता है जल्दी बता। फार्मूला होता है इसका H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यही होता है। O का चार्ज होता है -1, ठीक है। सो इन पेरोक्साइड द वैलेंसी ऑफ या द चार्ज ऑफ O इज -1, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब देखिए अगर H2O2 को अगर स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और अगर उसको वर्कर बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। समझ में आ रही है? तो इसका प्रिपरेशन दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड, जिसमें आप काम करते हो, टेस्ट ट्यूब में बनाते हो। और दूसरा बनता है कहाँ पर? इंडस्ट्रियल में, जहाँ बॉयलर्स में बनते हैं, बड़े बड़े कंटेनर, बॉयलर्स, टैंकर्स में बनते हैं। तो हम बात करते हैं कि लैब में कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है। लैब मेथड, सबसे पहले क्या है? बाय एडिंग कैलकुलेटेड क्वांटिटी, by adding calculated quantity of sodium peroxide Na2O2। अगर यहाँ पर हम लिखते Na2O तो क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड। यहाँ क्या हो गया? सोडियम पेरोक्साइड। टू आइस कोल्ड डाइल्यूट। आइस मीन्स क्या? सॉलिड वाला वाटर है। तो डाइल्यूट मीन्स केवल ये 20% है H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन। तब जाके ये बनेगा H2O2। तब जाके ये क्या बनेगा? H2O2। जैसे अगर हम बात करते हैं Na2O2 प्लस ऑफ H2SO4, ये क्या देगा? Na2SO4 प्लस H2O2। बना कि नहीं? H2O2 बन गया ना यहाँ पर। तो ये हमारा पहला हो गया एक्शन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड इन एसिडिक मीडियम, H2SO4। मेरा क्या बन गया? H2O2। अब देखो जो आपके एग्जाम में आता है वो आएगा प्रोसेस का नाम। जैसे अमोनिया कैसे बनता है? हैबर्स प्रोसेस से, है ना। उस तरह H2SO कैसे बनता है? मर्क प्रोसेस से। तो प्रोसेस पूछेगा, ठीक है। तो दूसरा हम जो जा रहे हैं करने प्रिपरेशन, उसको हम बोलते हैं मर्क्स प्रोसेस, MERCK''S। तो याद रहेगा कि मर्क प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2O2। इसमें क्या होता है कि बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, BaO2। हाँ, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, दैट इज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये
BaO2, लेकिन हमने एक वर्ड क्या यूज़ किया है, हाइड्रेटेड, मतलब इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, डॉट 8H2O। इससे हमारा जो बनेगा H2SO4 मर्क प्रोसेस है। क्या इन्होंने किया था, इन्होंने BaO2 डॉट 8H2O को लिया, इसमें इन्होंने डाल दिया था एसिड H2SO4, ये बन गया था BaSO4 प्लस ऑफ H2O2 प्लस ऑफ 8H2O। तो यही पर हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कभी कभी आपके एग्जाम में लैब में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर किसी रिएक्शन में वाइट पीपीटी बन गया तो वैसा कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BaSO4। याद रखिएगा, अगर वहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट, तो ये आपका BaSO4 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीटी, बताओ, कि जिस बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हो उस बीकर के बॉटम पर वो सब्सटेंस जाके सेटल डाउन हो जाएगा, फिर हम बाकी को विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको हम, प्रेसिपिटेट, मतलब अब ये फर्दर रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। अब इसमें जब पहले एम्स था तो इसमें एक क्वेश्चन आ चुका था कि अगर मान लीजिए कि हम हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड के जगह अगर हम ले ले एनहाइड्रस, मतलब सूखा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। चलो हम बात करते हैं कि एनहाइड्रस मतलब पानी हट गया, सूखा, एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड BaO2 does not readily, मतलब फास्ट, reacts with dilute H2SO4, dilute H2SO4 because coating of insoluble, because coating of insoluble barium sulfate is formed on its surface, which further stops reaction। आपको हम सिखाया था ना कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं बताओ, हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट क्यों बनाते हैं, यही रीज़न है, क्योंकि हार्ड वाटर में जितना भी आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, जिस कंटेनर में आप पानी को बॉयल करोगे उस कंटेनर के इनर पार्ट पर वो सारे के सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसके कारण आपका एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है कि जब हमने सूखा वाला BaO2 लिया तो क्या हुआ, इसमें भी हमारा कोटिंग हो गया, जिसके कारण मेरा क्या होगा, रिएक्शन बाद में स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि nowadays instead of H2SO4 H3PO4 is used, H3PO4 is used, इसे क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। क्या होगा, BaO2 को आप जब रिएक्ट कर रहे हैं फास्फोरिक एसिड से तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, आयन एक्सचेंज, ये बन जाएगा बेरियम फॉस्फेट और साथ में बन जाएगा H2O2।
तो इस तरह से आप H2O2 बना सकते हैं। कहाँ? ये सब के सब लैब में बनेगा। कहाँ बनेगा? लैब में। इंडस्ट्री में इतना 5 ml इंडस्ट्री में नहीं बनता है, इंडस्ट्री में आपका क्विंटल्स में बनता है। हाँ, बैलेंस तो आप इसको कर ही सकते हो। ये वाला क्या है? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं H2O2 का ब्रेक करना, कि H2O2 ब्रेक्स इनटू H2O एंड O2। क्या होता है? H2O2 को अगर आप ऐसे भी अगर आप खड़ा करके किसी कंटेनर में रख दोगे ना, तो ये टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा H2O एंड O2 में। तो इसको रोकने के लिए हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ता है। सर आप पढ़ाए थे ना, सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? सोडियम को हम रखते हैं किरोसिन ऑयल में। क्यों? ताकि वो फर्दर बाहर जाके रिएक्शन ना करे। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि जो H2O2 मेरे पास है वो H2O एंड O2 में ना डिकम्पोज करे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें इसको H3PO4 में रखना पड़ता है। टू स्टॉप इट्स डिकम्पोजिशन, to stop its decomposition, H3PO4 कॉमा, चाहे आप इसको यूरिया में रखो या आप इसको ग्लिसरॉल में रखो, एक्सेट्रा, इज यूज्ड। अब देखो, जब हमारा H3PO4 या यूरिया या ग्लिसरॉल, जब ये तीनों कंपाउंड H2O2 को डिकम्पोज करने से स्टॉप कर रहे हैं, तो इस तीनों कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ये तीनों क्या बोलेंगे? दिस ऑल थ्री विल बी नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या होगा? नेगेटिव कैटलिस्ट। क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या है? व्हाट डू यू कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। ये बच्चा वाला था डिफिनीशन। अब क्या हो गया? कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों को स्पीड को बराबर करके रखे। तो हमारा H2O2 टूट जाएगा H2O एंड O2 में, उसको रोक रहे हैं, मतलब बैक में जा रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। मतलब जैसे आप अगर देखे होंगे कि बहुत जगह जहाँ पर आयरन का गेट होते हैं उसको हम लोग पेंट करते रहते हैं। क्यों? ताकि उसका जो रस्टिंग का स्पीड हो वो स्लो हो जाए। तो उस केस में जो आपने पेंटिंग किया इज एक्टिंग एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। जब आप खाना अधिक खा लेते हैं तो आप हजम करने के लिए क्या खाते हो? इको। उसे आप क्यों लेते हो? ताकि आपका फास्ट हो जाए क्या? डाइजेशन। तो उस समय वो इको क्या हुआ? पॉजिटिव कैटलिस्ट। चलिए, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल में, ये लैब में बन गया। अब हम जा रहे हैं कहाँ बनाने? इंडस्ट्रीज में कैसे वर्कर लोग बनाते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता है, मर्क प्रोसेस क्या होता है, इससे क्या बनाते हैं, और दूसरा H2O2 को टूटने से रोकने में हम क्या क्या कंपाउंड डालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। पहला क्या है ये कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्रा ANTHRA क्यूनॉल। नाउ आपको हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज ऑक्सीडेशन। क्या होता है? इंक्रीज ऑफ चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो पहले हम बताएं फार्मूला क्या होता है 2-ethyl एंथ्रा क्यूनॉल का।
क्यूनॉल है मतलब ऑल है तो अल्कोहल तो होना ही चाहिए, और इथाइल है तो यहाँ पर होगा C2H5। हमने क्या लिखा, बाई ऑक्सीडेशन, और इसका सिंबल होता है, आप इसको ब्रैकेट में अगर O लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और साथ में हमने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले लिया है O2। तो क्या होगा, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा कीटोन, ये बन जाएगा कीटोन। कब, जब इसका हम एक कंट्रोल, जब इसका हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे तब जाके कीटोन बनेगा, और नहीं तो सीधे एसिड बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर कीटोन बन गया, यानी दिस इज योर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, और साथ में हमारा क्या बच जाएगा, H2O2। तो यही जो हमारा प्रोसेस है, ये इससे हम H2O2 कहाँ बनाते हैं, इन इंडस्ट्रियल। जो पहला का नाम है, इसका नाम हो गया 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, और जो इसका नाम है, जो आपका सब्सटेंस बना इन द प्रोडक्ट साइड, दिस इज योर 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अल्कोहल का सिंबल होता है OL एंड कीटोन का होता है ONE, इसीलिए हमने क्या लिखा, क्विनोन। समझ में आ गया। चलो, ये पहला हो गया। दूसरा कैसे होता है, बाई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, मतलब जब आप करंट पास करोगे। सेकेंड इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो आपको तो हम लास्ट क्लास में सिखाए थे कि जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइटिक होगा मतलब हमारा प्रोसेस 2 इलेक्ट्रोड पर होगा, एक हमारा रहेगा एनोड और एक हमारा क्या रहेगा, कैथोड। तो जब हम इस प्रोसेस से बनाएंगे H2O2 तो हम एनोड बनाते हैं प्लेटिनम को, और कैथोड में हम लेते हैं ग्राफाइट। क्या लेते हैं इसमें, ग्रेफाइट लेते हैं। अब देखिए, वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग, जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइजिंग करते हैं तो क्या होता है, 50% H2SO4, 50% H2SO4 solution in an electrolytic cell, in an electrolytic cell using platinum as एनोड। अभी बोले थे हम प्लेटिनम एज एनोड एंड ग्रेफाइट एज कैथोड, ग्रेफाइट एज कैथोड। तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, हमें एनोड एंड कैथोड पर रिएक्शन करने के लिए पहले हमें आयंस चाहिए, और आयंस इज ऑफ 2 टाइप, कैटायन एंड अनायन। तो पहले हमें चाहिए, तो मेरे पास क्या है, H2SO4। तो पहले इसको हम तोड़ेंगे। जब हम H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो मुझे पता है कि इसमें 2 एसिडिक H है, तो क्या दोनों H एक साथ बाहर निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। एक समय केवल एक H हम बाहर निकालेंगे, बाकी इसका माइनस निकालेंगे। सिंपल लॉजिक है। अगर आपको 10 रोटी खाने को मिले तो एक समय आप एक ही रोटी खाओगे, कि पूरा मुंह खोलोगे तो 10 खा जाओगे, नहीं ना, एक समय एक खाओगे। वही एसिड में है कि एक समय केवल हमारा एक ही H हटेगा, बाकी HSO4 माइनस, फिर अगला स्टेप करोगे फिर हटेगा H। अब अगर हम बात करें कि एनोड एंड कैथोड पर क्या होता है, तो आपको तो हम कल ही सिखाए थे कि जब भी आपका कंफ्यूजन आता है कि एनोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा, आप एक को शॉर्ट ट्रिक्स याद करवाए थे हम, कि एनोड के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना, लोन, LOAN,
अब लोन का मतलब क्या हुआ, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। जब भी रिएक्शन होगा एनोड कहाँ जाएगा हमारा, कंटेनर के लेफ्ट साइड में होगा। लोन LO, O मतलब जब भी एनोड होगा तो उस पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा। A का मतलब एनोड होगा और N का मतलब एनोड पर हमेशा नेगेटिव जाएगा। तो ये हमारा, बाकी इसका उल्टा क्या हो, कैथोड। मतलब L के जगह अगर राइट पर गया तो क्या हो गया, कैथोड। जहाँ पर O है वहाँ पर हम क्या कर दिए, रिडक्शन, तो क्या हो गया, कैथोड। C मतलब कैथोड, और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, कैथोड। तो आप बस केवल एनोड का आप रखना याद कि इसमें लोन होता है, बाकी इसका उल्टा कहाँ जाएगा, कैथोड में जाएगा। समझ में आया आपको। चलो अगर हम बात करते हैं कि अब हमारा एनोड पर कौन सा पार्ट जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कौन जाएगा पार्ट इस पर, नेगेटिव जाएगा, मतलब HSO4-। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2S2O8 और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अभी आपको हमने बोला कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑफ चार्ज। इंक्रीज ऑफ चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। चलो हम देखते हैं क्या मेरा चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं सल्फर पर हमारा चार्ज कितना होता है। मुझे पता है कि हाइड्रोजन पर 1 होता है, सल्फर का निकालेंगे तो इसको हम x मान लें, और ऑक्सीजन का नॉर्मल होता है -2, तो इसका क्या हो जाएगा, -2 तो एक O पर होता है ना, यहाँ तो 4 O है, तो -2 × 4 कर दे, और ओवरऑल चार्ज कितना है कंपाउंड पर, -1। क्लियर। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, 1 + x - 8 = -1, यानी x कितना हो गया, 7 - 2 मतलब x आ गया +6। मतलब यहाँ पर हमारा सल्फर किस चार्ज में है, +6 में है। कहाँ पर है ये, +6 में है। अगर हम बात करते हैं इसका H2S2O8 कि यहाँ पर हमारा सल्फर का चार्ज कितना होगा, तो पहले तो इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। कैसे बनता है, S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ भी आपका OH और यहाँ भी आपका OH। तो अगर हम यहाँ देखें कि हमारा O का चार्ज कितना होगा, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जो हमारा सल्फ़र एक यहाँ है, एक सल्फ़र यहाँ है, अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, शॉर्ट में निकालो, -16 + 2 गया, कितना होगा, 14 होगा। 14/2 कितना गया, +7 ना, उधर गया तो 14 हो जाए, 7 आ जाएगा ना। तो चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट रिएक्शन एनोड का। अभी इसका हम बताएंगे, एग्जाम में आता है क्वेश्चन कैसे हम बता रहे हैं। अगर अब हम दूसरा बात करते हैं कैथोड का, तो इस पर क्या होगा, कैथोड पर कौन जाएगा, जो पॉजिटिव पार्ट है, मतलब H+ जाएगा और साथ में ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या बना देगा, H2 बनाएगा। आप देखो यहाँ H किस पर है, +1 है, यहाँ H कितना है, 0, तो क्या चार्ज घटा कि नहीं घटा, इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। समझ में आया। अब आइए, अब इस पर क्वेश्चन क्या आएगा, पहले तो आपको हम वो बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करें जो आपके मेडिकल में आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्शल एसिड। आएगा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्शल एसिड। कौन सा एसिड, मार्शल एसिड। अब अगर आपको नाम पता है तो विदिन 2 सेकेंड्स +4, और नहीं पता है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लगे तेरा। तो इसमें क्या होगा बताओ, मार्शल में, मार्शल का हो जाएगा फॉर्मूला H2S2O8, दिस इज द मार्शल एसिड, पहला। दूसरा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मार्शल एसिड में कितना एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या पूछेगा, मार्शल एसिड में नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो
तो पहले हमको आप ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक हाइड्रोजन? वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसके लिए पहले आपको मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। कैसे बनेगा? HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा O से जुड़ा है 2H, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इस पर क्या आता है कि इसका नॉर्मल, इसका नाम क्या है? तो आप देख रहे हो ना, OO लिंकेज को क्या बोलते हैं? पेरोक्सी बोलते हैं ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, यानी मार्शल एसिड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इस पर आते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब एक जो क्वेश्चन एग्जाम में और आया था इस पर कि केमिस्ट्री में सर हम हाइड्रोलिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन केमिस्ट्री वी डिवाइड हाइड्रोलिसिस इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज योर पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पहले वो क्या बोलते हैं हम? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एंड द सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो पार्शियल पूछा है कि कंप्लीट पूछा है। कुछ समझ में आ रही है? चलो हम इसका रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में केवल आपसे पूछेगा राइट द प्रोडक्ट, लेकिन अब तो MCQ है तो वो पूछेगा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चलिए, हमें पता लग चुका है कि मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। मतलब हम जा रहे हैं बात करने हाइड्रोलिसिस ऑफ मार्शल एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ मार्शल एसिड। फॉर्मूला क्या होगा? H2S2O8। चलो, हमने पहली बार लिया H2S2O8 और इसमें हमने डाल दिया पानी। ये हमारा बन गया H2SO4 प्लस H2SO5। अब H2SO4 तो ठीक है, अब H2SO5 फर्दर रिएक्ट करेगा। H2SO5 फर्दर रिएक्ट कर गया वाटर से और ये बन जाएगा H2SO4 प्लस ऑफ H2O2। अब आप इनको अगर दोनों को जोड़ देते हो, एडिशन ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या देख रहे हो? H2SO5 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा H2S2O8 प्लस 2H2O is going to give 2 times H2SO4 प्लस ऑफ H2O2। अब देखिए, नीचे वाला जो रिएक्शन है वो तो कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि आपने 2 रिएक्शन को जोड़ के लाया है ना। तो नीचे वाले रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्योंकि अब इसके बाद से ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। लेकिन ऊपर में आप देखो कि ऊपर वाला रिएक्शन हमारा फिर से कंटिन्यू हुआ है, यानी ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्यों?
क्योंकि देखिए जब पहला रिएक्शन में हमारा जब बना प्रोडक्ट H2SO5, इसको हमने फर्दर दूसरे रिएक्शन में उसी को यूज़ किया, मतलब कि जब वो रिएक्शन फिर से यूज़ हो रहा है मतलब वो अभी आगे और जाएगा, मतलब वो रिएक्शन पूरा नहीं है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल। और दोनों जोड़ने के बाद अब रिएक्शन फर्दर नहीं होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब हम आते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है हमारा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट पार्ट आई मेंशनड एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस एंड द सेकेंड पार्ट आई मेंशनड एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि मार्शल एसिड का जब आपने पार्शियल किया तो क्या हमारा बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, H2SO4 प्लस H2SO5। यही जब आपने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या बनेगा बताइए आपका, ये बनेगा H2SO4 प्लस ऑफ H2O2। समझ में आ गया, मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस में H2SO5 बनेगा एंड कंप्लीट में क्या बनेगा, H2O2। गॉट इट। चलो, तो ये हमारा लैब में एज वेल एज इंडस्ट्रीज में हमने H2O2 दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाना सीख लिया। अब हम जा रहे हैं बात करने इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कैसे इसको हम टेस्ट करेंगे। जैसे कैसे आप घर में एक बार सांस लेकर बोलते हो लग रहा है कि चिकन बन रहा है, लग रहा है सूप बन रहा है, बोलते हो ना, तो उसमें भी इसको भी हम लोग बहुत गैस टेस्ट, जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था रॉटन एग किसका स्मेल है, H2S का। किसका होता है, H2S का। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा उसी में अंदर चलेगा, नहीं, उसको दूर से स्मेल करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, मतलब इसका अपीयरेंस के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेस्ट, ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबसे पहला जो हमारा H2O2 है वो कलरलेस है, मतलब वो आपको आपके आँख से दिखेगा नहीं, वो क्या है, कलरलेस है। तो जब आँख से नहीं दिखेगा यानी आपको इसका टेस्ट करना पड़ेगा कि ये गैस H2O2 है कि नहीं। क्लियर। दूसरा क्या बोले, इट इज़ ऑर्डरलेस, कोई इसका शेप साइज नहीं है। तीसरा, ये विस्कस लिक्विड है, मतलब थिक लिक्विड बनता है, जब भी बनेगा तो क्या होगा, थिक लिक्विड। जैसे आप देखो ना हनी बटर, ये सब क्या है, मोल्टेन थिक लिक्विड। चौथा, जब H2O2 इम्प्योर रहेगा, जब H2O2 इम्प्योर रहेगा तो इसका हो जाता है ब्लूइश कलर, इसका क्या हो जाता है, ब्लूइश कलर। तो ये तो इसका पहला चार हो गया इसका फिजिकल अपीयरेंस। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, H2O2 is soluble in water. H2O2 is soluble in water in all extent. H2O2 is soluble in water in all extent. आपको कल ही हम सिखाए थे कि वाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या आंसर होगा? बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो कितना होता है 80। तो H2O2 इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल एक्सटेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ hydrogen bonding, due to the formation of hydrogen bond with water. Clear है? Apart from water, H2O2 is also soluble in alcohol, ether.
अगला हम पॉइंट की बात करें, H2O2 has more hydrogen bonding. H2O2 has more hydrogen bonding extent than water. Therefore, boiling point of H2O2 is greater than boiling point of water or heavy water D2O. What is the use of heavy water? मैं कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था. It is used as a moderator during nuclear fission reaction. काम क्या करता है? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को धीमा करेगा, स्लो करेगा. But freezing point of H2O2 is less than that of water. बॉइलिंग ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग कम हो जाएगा. नेक्स्ट आइए फिजिकल में, इट इज़ बिटर इन टेस्ट. इट इज़ बिटर इन टेस्ट मतलब अगर कभी बाई चांस अगर आपके जीभ पर पड़ गया तो ये थोड़ा तीखा लगेगा. नेक्स्ट, इट इज़ हार्मफुल फॉर स्किन. इट इज़ हार्मफुल फॉर स्किन. अगला, इट इज़ अ वीक डाइबेसिक एसिड. इट इज़ अ वीक डाइबेसिक एसिड. अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, H2O2 इज ए मोनोबेसिक एसिड की डाइबेसिक की ट्राई की पॉली जो है. अब कैसे पता लगेगा? पहले तो आपको H2O2 का अगर बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो पहले आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए. और कैसे बनेगा? HOOH. अभी आपसे हमने क्या बोला? O से जुड़ा हुआ सारे H दे आर नोन एज एसिडिक H. यानी एक H हमारा ये जुड़ा, एक H ये जुड़ा, इसीलिए कितना H जुड़ा O से? 2 जुड़ा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड. हम बेसिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप एसिड से H को निकाल दोगे तो वो बेस बन जाएगा, और जब बेस को आपने H प्लस वापस किया तो वो बन जाएगा एसिड. इसीलिए हम क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड. नेक्स्ट, H2O2 has oxidizing. H2O2 has oxidizing, reducing as well as bleaching property. अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग, रेड्यूसिंग एंड ब्लीचिंग. जब बहुत लोग सैलून जाते हैं और वहाँ पर आप ब्लीचिंग करते हो तो वहाँ पर H2O2 का ही फंक्शन होता है. एक्चुअली व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लीचिंग? ब्लीचिंग क्या करता है कि ये कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बनाता है. क्या करता है? कलर्ड को. इसीलिए जो ब्लैक मैन है वो वाइट दिखता है आफ्टर ब्लीचिंग. मेन यही होता है. क्या होता है ब्लीचिंग का मतलब? कलरलेस. कलर्ड को हम क्या बनाते हैं? कलरलेस. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी. लेकिन अगर आप ये वाला टोन अगर आप यूज़ करोगे सैलून में कि कलरलेस से कलर्ड बनाओ तो वो नहीं समझेगा. उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? ब्लीचिंग प्रॉपर्टी. तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द यूजफुल ऑफ सैलून मॉल्स. तो भैया याद रखिएगा इसको. नेक्स्ट, तो इसका तो ये नहीं है कि दुकान में जाके हमको यही बोलना है, दुकान में केवल जाके ब्लीचिंग ही बोलना है. नेक्स्ट, अगर हम बात ये करते हैं कि H2O2 ईजिली डिकम्पोज.
H2O2 easily decompose in presence of light. H2O2 easily decompose in presence of light and temperature. In presence of light and temperature. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि ये तो इजी टूट जाएगा, तो हम क्या करेंगे लाइट में, इसीलिए इसको हम अंधकार में रखते हैं. Hence it is always kept in dark bottle. Hence it is always kept in dark bottle at cool place. Hence it is always kept in dark bottle at cool place. नहीं तो अगर लाइट में रहेगा तो H2O2 फटाफट टूट जाएगा अपने कंपोनेंट्स में. क्लियर है. अब इस पर सर आपके क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, इस पर भी आते हैं कि कूल में क्या होता है, लाइट में क्या होता है. मैंने एक्चुअली कूल बॉटल में क्या होता है जो H2O2 को टूटने से इसको रोकता है. तो क्या होता है एक्चुअली, तो क्या होता है एक्चुअली कि जो हमारा H2O2 है is not kept in glass bottle. Is not kept in glass bottle. क्यों बताइए. H2O2 को हम शीशा या ग्लास में नहीं रखते हैं. क्यों नहीं रखते हैं. अभी आपको बताया H2O2 दोनों काम करेगा, और ग्लास क्या होता है बेस SiO2. तो अगर H2O2 इज वर्किंग एज एसिड तो वो ग्लास से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा. इसीलिए H2O2 को हम ग्लास में नहीं रखते हैं, क्योंकि ग्लास इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन. तो H2O2 इज नॉट केप्ट इन ग्लास बॉटल बिकॉज it decomposes H2O2. Therefore it is always kept in plastic. Therefore it is always kept in plastic or wax line. वैक्स लाइम. आप लोग जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो वहाँ देखोगे कि जो भी H2O2 रखा है वो इधर प्लास्टिक के कंटेनर में रखा हुआ है या वैक्स लाइम ग्लास बॉटल में रखा हुआ है. वैक्स लाइम ग्लास बॉटल विथ little amount of यूरिया और फास्फोरिक एसिड H3PO4 और ग्लिसरॉल. ये उसको डिकम्पोजिशन से क्या करता है, रोकता है. एंड ऑल these three are acting as negative catalyst. They are acting as negative catalyst. चलो नेक्स्ट सर, एक ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है. क्या देखिए कि 30% सॉल्यूशन of H2O2 has pH is equal to 4 and known as perhydrol. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा सर, क्वेश्चन आता है NCERT के लाइन से लिया गया है. 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 हैज pH is equal to 4 and is known as perhydrol. तो ये हमारा सर हो गया कंप्लीट
हमने लैब में बनाना सीख गया H2O2 को, इंडस्ट्री में बनेगा वो भी सीख लिया, फिजिकल भी सीख लिया। अब क्या जा रहे हैं हम बात करने रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ बाकी सब चीज़ हो गया आपका। केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो पहले तो आपको एक हम लॉजिक सिखाते हैं कैसे याद रखने का। देखो H2O2 दो पार्ट में ब्रेक करता है। पहला, जब आप इसको एज्यूम कर रहे हो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा व्हेन यू आर गोइंग टू एज्यूम एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। अब देखो कैसे याद रहेगा। H2O2 टूटता है दो पार्ट में, H2NO2 में। तो अब ऐसे याद रखना कि RO होता है ना, तो R जहाँ पर है वहाँ पर लिख देना O2, याद रहेगा ना। तो बाकी वाला क्या बनेगा H2O। ये याद करने का तरीका है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब OA में काम करता है तो क्या देगा H2O, और जब RA में काम करेगा तो क्या देगा O2। याद कैसे रहेगा RO, सबके घर में RO तो होगा ही। OA स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड RA स्टैंड्स फॉर रेड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ये रेड्यूसिंग एजेंट। अब आपको एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ है कि आपका कौन सा रिएक्शन है, वो आपको पता करना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं। जब आपने H2O2 को डिकम्पोज किया तो ये टूट गया H2O प्लस O2 में। अगर हम O का सब में देखें कि O का हमारा सब में क्या चार्जेस है, तो H2O2 का नाम क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। O का चार्ज क्या होगा -1। H2O में O का चार्ज कितना होगा -2, और O2 हो गया न्यूट्रल, O का चार्ज क्या होगा 0। तो याद रखिएगा, सिंस एक एलिमेंट का 3 अलग अलग चार्ज है ना, देखो एक बार -1 है, एक बार -2 है, एक बार 0। तो याद रखिएगा कि when single element is having three different charge, then the reaction is disproportion. Disproportion reaction. तो H2O2 का डिकम्पोज करना कौन सा रिएक्शन है ये, इट इज़ अ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। और इसको हम डिसप्रपोर्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट का 3 अलग अलग वैलेंसी या चार्जेस हैं। समझ में आया। चल अगला हम बात करते हैं कि जब हम ब्लीचिंग एक्शन करते हैं तो इसमें एक्चुअली कौन सा रिएक्शन होता है। चलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जब हम H2O2 जब ये ब्रेक करता है H2O प्लस O में, आपको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है O2, है कि नहीं। यहाँ पर अगर ये एक सिंगल O में हो गया तो ये वाला हाईली अनस्टेबल है। क्या है, हाईली अनस्टेबल। और सिंगल O को हम क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या इसको हम बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो यही जो सिंगल O है ये हाईली अनस्टेबल है, और ये अपने आजू बाजू में किसी ना किसी से रिएक्ट करके अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, यानी इसका जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा 2,6। और लिविस ने बोला था कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके सिस्टम स्टेबल होगा, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए हाईली क्या है, रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है, और ये अपने आजू बाजू से रिएक्ट करेगा। तो यही जो हाईली अनस्टेबल जो ऑक्सीजन है, इट इज़ ओनली यूज्ड एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। इट इज़ ओनली यूज एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी।
मतलब जहाँ भी आप ब्लीच करोगे, जहाँ भी आपके कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ भी, उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन फटाफट अपने तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट को पूरा करना है। तो यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है, दिस इज यूज्ड फॉर एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। यानी इसको सिंपल वे में हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा कलर्ड सब्सटेंस है, इसको जब हम नेसेंट ओ डाल दिए, इट इज़ नॉट ऑक्सीडेशन, इट इज़ क्या है, इट इज़ हमारा नेसेंट ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस सब्सटेंस। ये क्या हो जाएगा, कलर। यही मेरा क्या हो गया, ब्लीचिंग एक्शन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में किया तो क्या होगा। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, अगर उसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो देखो H2O2 को हमने जब एसिडिक मीडियम H+ में काम किया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये हमारा दे देगा 2H2O। अभी आपको हम सिखाए थे यहाँ पर कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या देगा, H2O देगा ना। इसीलिए यहाँ पर मेरा क्या आंसर आ गया, H2O। लेकिन अगर यही हम बेसिक मीडियम में काम करें, H2O2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये हमको बनाता है 2OH मीडियम। मतलब एसिडिक मीडियम में काम करेगा तो ये पानी बनाएगा, बेसिक मीडियम में काम करेगा तो ये OH- बनाएगा। ये नहीं, नेक्स्ट। अब कुछ आपके रिएक्शंस हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि H2O2 को हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए आपको दिया है FeSO4, FeSO4, और अगर आपको हमने एरो पर दे दिया है H2O2 और नीचे हमने लिख दिया है कि आई एम यूजिंग H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको ये किस में बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 Fe2SO4 का होल 3, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें ये पूछना है कि हमें कैसे पता कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग हुआ कि नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सल्फ़र +2 में है, और यहाँ ये आयरन, और यहाँ पर हमारा आयरन +3 पर है। तो क्या चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो डेफिनेटली क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। चलो एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। अगर हम H2S को हम पास कर दिए H2O2 और इसका वर्किंग हम डिफाइन कर दिए एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बना दिया सल्फ़र। अब हमें फिर चेक करना है कि प्रोसेस सही हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें पता है कि H2S में S कितना होता है, -2 में। सल्फ़र अकेले न्यूट्रल है, कितना पर होगा, 0। -2 से 0, क्या चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मतलब सही है, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम HX को रिएक्ट करते हैं H2O2 एंड द वर्किंग ऑफ H2O2 इज डिफाइंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई एम गेटिंग X2। फिर हम चेक करते हैं कि जब X2 हुआ तो हमारा यहाँ H-1 और यहाँ 0 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो फिर से हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। तो इस तरह से हम, अगर हमें प्रोडक्ट नहीं भी पता है तो हम एक एक ऑप्शन चेक करके भी आंसर निकाल सकते हैं कि कहाँ पर हमारा चार्ज का इंक्रीमेंट हो रहा है। समझ में आया। चलो, ये तब डिफ़िकल्ट था जब 1994 में आपके सब्जेक्टिव पेपर होते थे, जहाँ पर आपको आता है तभी लिखोगे, नहीं आता है तो वहीं पर फुल स्टॉप। अगला हम अगर ये बात करते हैं कि
जैसे आप देखते हो बहुत सारे पुराने बिल्डिंग हैं, वहाँ पर कुछ साल बाद जो पेंट अपने आप छूट कर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन अगर आप उसमें H2O2 की क्वांटिटी मिला दोगे तो फिर वो पेंट छूटने वाला नहीं है। यानी हम क्या बोलें कि इट रीस्टोर्स कलर ऑफ ओल्ड पेंटिंग। जैसे Pb+2 को क्या बोलते हैं? लिड। इसमें आपने जब ऐड थोड़ा सा कर दिया H2S, ये इमीडिएट बन जाएगा PbS, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीड सल्फाइड। PbS को क्या बोलेंगे हम? लीड सल्फाइड, जिसका होता है ब्लैक कलर। अब इसके बाद काम आएगा H2O2 का, मतलब H2O प्लस ये O टूट गया। अब ये वाला O भी सिखाए थे, इस वाले O को हम क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन, जो ये क्या है? हाईली अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। मतलब ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा। तो ये फर्दर क्या होता है? PbS फर्दर रिएक्ट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन से और ये बना रहता है हमारा PbSO4। यही हमारा क्या करता है? यही जो रिएक्शन है PbSO4, ये कन्वर्ट कर देता है ब्लैक टू वाइट। क्या कन्वर्ट कर देगा? ब्लैक टू वाइट। इसीलिए हमारा जो बहुत पुराना पेंट होता है ना, जैसे आप लोग ताजमहल गए होंगे, तो वो ब्लैकिश बहुत कम होता है, वो वाइट ही रहता है, क्योंकि उसमें हम H2O2 का यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम बात कर रहे हैं reducing action of H2O2. Next we are going to focus on reducing action of H2O2. Reducing action of H2O2. जैसे O3 कन्वर्टेड टू O2। जब रिडक्शन होगा तब, या Fe+3 से कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा? Fe+2। चार्ज घटा कि नहीं घटा? यहाँ पर आपका MnO4- को जब आप एसिडिक में लोगे तो ये बन जाएगा Mn+2। अभी हम चेक करते हैं कि ये कैसे सही है। अगर Mn पर चार्ज निकाले तो क्या होगा? X माइनस 1 O पर चार्ज 2 होता है, तो 4 O पर चार्ज 2 × 4 8 होगा। ओवरऑल चार्ज -1 है ना, तो एक साथ कितना आ गया? +7। मतलब Mn पर चार्ज +7 है और बाद में ये कितना बन गया? +2। डिक्रीज हुआ कि नहीं? देयरफॉर इट इज रेड्यूसिंग एक्शन। अगर यही हम MnO4 को अब हम एसिडिक के जगह ना रख के अगर इसको हम बेसिक ले लें, क्या ले लें? बेसिक। अब क्या होगा? ये बन जाएगा MnO2। अब हम इसका अगर चार्ज निकालें तो Mn हो जाएगा X -8 = -1, यानी यहाँ पर Mn हो गया आपका +7। यहाँ क्या होगा? X - 4 = 0, X = +4, यहाँ Mn हो गया +4। क्या ये चार्ज डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? यानी दिस ऑल आर द केसेस ऑफ रिड्यूसिंग एक्शन। कुछ और टेस्ट करते हैं। मान लो अगर मेरे पास आ गया Cr2O7-2, ये अगर आप इसको एसिडिक में रिएक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3। अगर हम ये बात करें कि ये वाला रियल में रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, तो क्रोमियम को हम एक X लेंगे, लेकिन 2 क्रोमियम है ना,
तो 2x लेंगे, एक O का चार्ज -2, 7 का चार्ज हो जाएगा -14, ओवरऑल चार्ज हो गया -2। कितना होगा x -7 इज इक्वल टू -1, x विल बी इक्वल टू +6। यहाँ क्रोमियम आ गया आपका +6 में, यानी +6 से +3 क्या चार्ज घटा कि नहीं घटा? क्लियर। चलो अगला हम बात करते हैं Ag2O से ये बन गया Ag। इसको हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम। तो अगर हम यहाँ चेक करें कि ये सही है कि नहीं, तो यहाँ सिल्वर अकेला है, चार्ज 0 होगा, और यहाँ चार्ज Ag का हो जाएगा +1, तो +1 से 0, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। दिस इज द एक्सेप्शनल केस। क्या हो गया ये? एक्सेप्शनल केस। हाँ, नेक्स्ट अब आता है, अभी आपको हम पढ़ाया था ना कि H2O2 इज कलरलेस टेस्टलेस, यानी अगर H2O2 इस रूम में है कि नहीं, केमिस्ट्री लैब में है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने टेस्ट ऑफ H2O2। हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा। कैसे हम टेस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपका आता है। आपके एग्जाम में जो टेस्ट आता है, जहाँ तक मेरे को याद है, टेस्ट ऑफ अल्कोहल 2 होता है, विक्टर मेयर टेस्ट एंड लुकास टेस्ट। एक आपका आता है टेस्ट ऑफ फिनॉल, फिर आपको आता है टेस्ट फॉर एसिड, टेस्ट फॉर कीटोन, टेस्ट फॉर एसिड्स, टेस्ट फॉर एमीन्स, फिर यहाँ आ गया टेस्ट ऑफ H2O2, टेस्ट ऑफ हेलोजन्स। ये सब आते हैं एग्जाम में, एक न एक आते ही हैं। टेस्ट ऑफ H2O2 क्या कह रहा है कि Cr2O7-2 को जब आपने रिएक्शन किया एसिडिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये आपका बन गया CrO5 प्लस ऑफ 5H2O। लेकिन आप देखो एग्जाम में ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा कि डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 गिव्स ब्लू कलर सॉल्यूशन, दिस कंफर्म्स द टेस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यही जो आपका बना CrO5, ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर। और यही ब्लू कलर, यही जो ब्लू कलर होता है, ये क्या शो करता है? प्रेजेंस ऑफ H2O2। दूसरा टेस्ट, टाइटेनियम को जब आपने रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ये आपको बना देगा H2TiO4 और साथ में बना देगा ये H+। अगर टाइटेनियम ने रिएक्ट किया H2O2 से और अगर ऑरेंज या येलो कलर आ गया, ऑरेंज या येलो कलर, तो कौन सा गैस का करेगा प्रेजेंस? H2O2। अब कैसे याद रहेगा? देखो H2O2 में O है ना, तो O से याद रखना ऑरेंज, कि ऑरेंज कलर होगा तो कौन सा गैस हो जाएगा? H2O2। और एक है H2O2 CrO5, ये कैसे याद होगा? देखो CrO5 का जो शेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई, प्रजापति, जानते हो ना? कैसे देखो, इसका आपको शेप हमने बताया भी था। CrO5 का शेप ऐसे होता है, क्रोमियम, देखो तितली कैसे बनेगा, देखो दिस इज द शेप ऑफ CrO5। और H2O2 कैसे बनता है ना? यानी हमको ऐसे पता रहेगा कि H2O2 से हमारा CrO5 आएगा, जो बटरफ्लाई शेप का होता है, जिसका कलर क्या होता है? ब्लू। क्लियर? चलो नेक्स्ट आपके इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं बॉन्ड एंगल पर। किस पर क्वेश्चन आते हैं आपके? बॉन्ड एंगल पर। यानी अब हम बात करेंगे किसका? स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? चलो हम इसको 2 फेज में पढ़ते हैं। एक हम बात करते हैं सॉलिड फेज। द फर्स्ट फेज वी आर गोइंग टू फोकस इज सॉलिड and the next one is your gas phase.
अगर हम बात करें सॉलिड फेज एंड गैस फेज में, स्ट्रक्चर इसका वैसे ही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। एच ओ ओ एच, ये हमारा हो गया सॉलिड फेज। जहाँ पर जो हमारा बॉन्ड एंगल है, याद रखिए एग्जाम में आता है, ये होता है 94.5 डिग्री। कितना होता है? 94.5 डिग्री। पहला ये पूछता है। दूसरा पूछता है इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, ये हो जाएगा 95 पिकोमीटर। और तीसरा क्या पूछेगा, इसका डाईहेड्रल एंगल कैसे होता है। तो डाईहेड्रल एंगल के लिए आपको इसका पूरा ओपन बुक लाइक शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। हम ड्रॉ कर देते हैं इसका ओपन बुक लाइक शेप। एक आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, हो गया ना ओपन बुक लाइक शेप। अब इसको हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, जो कितना होता है 111.5 डिग्री। सो क्या बोलते हैं हम, डाईहेड्रल एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए आता है। क्लियर? तो ये वाला पूरा का पूरा हमारा किस में आ गया, दिस केम कम्प्लीटली अंडर व्हेन आई एम डीलिंग विद द सॉलिड फेज ऑफ H2 एंड O2। अब हम बात करेंगे कि हमारा गैस फेज में क्या होगा। OO का जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो हो जाता है 147.5 पिकोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस फेज, जो हमारे क्वेश्चंस ऑलरेडी IIT और मेडिकल में आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अगला गैस फेज में। फिर से हम डायग्राम बनाएंगे H O O H। अब इसका हम पहले पूरा ओपन बुक बना दें। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 101.9 डिग्री। जो इसका हमारा होता है बॉन्ड लेंथ वो होता है 95.8 पिकोमीटर। जो हमारा OO का होता है बॉन्ड लेंथ वो होता है 145.8 पिकोमीटर। और जो हमारा डाईहेड्रल एंगल होता है वो होता है 90.2 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। अगर हम इसका यूज़ की बात करें तो मेरे ख्याल से अब तो आपको यूज़ समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ H2O2। सबसे पहला क्या है आपका, ब्लीचिंग एक्शन। दूसरा हमारा क्या है, हेयर डाइंग। बहुत लोग जो अपने हेयर को डाई करते हैं उसमें भी यूज़ होता है ये। तीसरा हम कहाँ यूज़ करते हैं, एज रॉकेट प्रोपेलेंट। और चौथा, इट इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा सर कंप्लीट H2O2 का काम हो चुका। कैसे आप लैब में बनाते हैं, लैब का क्या नाम था, मग्स प्रोसेस, याद है ना। कैसे हम इंडस्ट्री में बनाते हैं, कैसे हम करंट पास करके बनाते हैं, इसका क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसका क्या रिएक्शंस हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर है, सॉलिड फेज़ में कैसे रहता है, गैस फेज़ में कैसे रहता है, क्या इसका एंगल का वेरिएशंस है, क्या इसका यूजेज है, क्या इसका टेस्ट है। इससे बाहर इसी में से एक नया क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? क्लियर? चलो
नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने यूनिट ऑफ हार्डनेस। मैंने आपको पढ़ाया था सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। अगला हम जा रहे हैं बात करने कि वो जो भी वाटर में हार्डनेस होता है उसको हम कौन से यूनिट से मेज़र करते हैं। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिट ऑफ हार्डनेस। यूनिट ऑफ हार्डनेस। अब देखिए, जो मेरा हार्डनेस का यूनिट होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? ppm। क्या बोलते हैं इसको हम? ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 का पावर 6। क्या होता है? 10 का पावर 6। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं कि concentration of solute in ppm, that is parts per million, is equal to mass of solute in gram। mass of solute in gram in 10 का पावर 6 मिलीलीटर सॉल्यूशन। मतलब बहुत स्मॉल पार्ट, बहुत स्मॉल पार्ट। सेकेंड, इट इज यूज्ड इन determining the hardness of water। determining the hardness of water due to presence of बाइकार्बोनेट। और आपको सिखाए थे हम कि बाइकार्बोनेट का प्रेजेंस क्या शो करता है? टेम्पररी हार्डनेस। एंड क्लोराइड एंड सल्फेट का प्रेजेंस क्या शो करता है? परमानेंट हार्डनेस। ये किसके साथ रहते हैं? कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस। मतलब bicarbonate of calcium and magnesium is going to give temporary hardness, whereas chlorine and sulfates of calcium and magnesium is going to give permanent hardness। समझ में आया? चलो अगला हम बात करते हैं the degree of hardness is defined as the number of parts of CaCO3 or equivalent of other calcium and magnesium salts present in 10 का पावर 6 parts of water। तो पहले तो आपको ये सिखा दें हम कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। कैसे निकलता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाई चार्ज। क्या होता है? मोलर मास बाई वैलेंसी या चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 निकालें तो CaCO3 का मास होता है 100 और कैल्शियम 50 होता है +2।
तो कितना हो गया 50 इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। आप चार्ज किसी का ले लो, ऐसा नहीं कि आप कैल्शियम का लोगे। जब इसको आप तोड़ोगे तो ये क्या बनता है, कैल्शियम +2 एंड कार्बोनेट -2। किसी का चार्ज ले लो। जैसे अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgSO4, तो ये कितना होगा, MgSO4 का मास होता है 120 और ये टूटेगा Mg+2SO4 -2, इसका भी हो गया चार्ज 2, ये हो गया 66 तीसरा अगर हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, तो ये कैसे ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा कैल्शियम +2 × 2Cl-, यानी इसका भी चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया। एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ CaCl2, ये होता है 111 और चार्ज हो गया 2, तो इसका आ गया हमारा 55.5। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम एक रिएक्शन ले रहे हैं A + B इज़ गिविंग C + D, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ A इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ C इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ D। तो जब हम हार्ड वाटर की बात कर रहे हैं तो उसमें तो कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, मतलब एक रिएक्शन में कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ MgSO4। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन में दोनों होता है ना। और हम क्या बोले कि अगर मेरे पास AB गिव CD है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इक्विवेलेंस ऑफ A इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ C इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ D। जैसे मान लीजिए अगर इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको समझने के लिए कैसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास अगर एक ये क्वेश्चन दिया है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस इन अ वाटर, डिग्री ऑफ हार्डनेस इन अ वाटर सैंपल containing 222 ppm ऑफ CaCl2। अब हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट से बात करना पड़ेगा। ऊपर हमने क्या देखा कि अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 आएगा एंड CaCl2 कितना आएगा 55.5। तो इक्विवेलेंट वेट तो सबके बराबर होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 55.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज़ इक्वल टू 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 222, तो हम क्या लिखेंगे 222 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 55.5 इंटू 222 विच इज़ इक्वल टू 200 ppm। तो इस तरह से अब क्या होता है, आप डिग्री ऑफ हार्डनेस निकाल सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि हम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इज माई स्ट्रेंथ ऑफ H2O2।
next is my strength of H2O2 सॉल्यूशन। हम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे निकालते हैं, हम इसकी जा रहे हैं बात करने। तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हम 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना? 3 तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। दूसरा हम निकाल सकते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ वेट परसेंट, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट। और तीसरा होगा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, कैपिटल N। चल हम एक एक करके समझते हैं कि हमारा जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा वैसे ही स्ट्रेंथ निकालेंगे। अगर O2 में दिया है तो पहला वाला, परसेंटेज वेट में दिया है दूसरा वाला, अगर N में दिया है तो तीसरा यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहला हम जा रहे हैं केस बात करने। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, in terms of volume of O2 gas, in terms of volume of O2 gas। देखिए इसमें क्या होता है। The volume in milliliter of O2 gas, the volume in ml of O2 gas produced at STP on heating one volume, और इसको हम क्या बोलेंगे 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 solution, is known as concentration of H2O2 solution, is known as concentration of H2O2 solution। क्या होता है एक्चुअली, जैसे आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो कहीं पर लिखा रहता है 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम। किसी केमिस्ट में जाओगे जिसका यूज़ क्या होता है, ये सब आपके मेडिकल पर्पस में बहुत यूज़ होता है। जैसे कोई भी मेडिसिन के पीछे आप देखेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है 3% वेट बाई वॉल्यूम, तो ये सब यही सब यूज़ होते हैं वहाँ पर। द commercial sample are marked, the commercial samples are marked as 10 volume, 20 volume, 30 वॉल्यूम एंड सो ऑन, इस तरह से मार्क किया रहता है। अब हम 10 वॉल्यूम का सिखाते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, तो बाकी 20, 30 आप समझ जाओगे। जो हमारा 10 वॉल्यूम है इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 1 volume of H2O2 solution on heating at
STP produces 10 volume of O2 gas, produces 10 volume of O2 gas or 1 ml of H2O2 solution on heating at STP produces 10 ml of O2 गैस। मतलब आप इसको किसी में बात कर, अगर एक वॉल्यूम की बात करोगे तो वो हमें 10 वॉल्यूम ऑफ क्या देगा, O2 देगा। और अगर आप 1 ml ऑफ H2 की बात करोगे तो वो आपको 10 ml ऑफ O2 देगा। क्लियर है? अब देखिए इसी पर कुछ क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। ये एक्चुअली आपको ये वाला पार्ट S ब्लॉक में है, लेकिन H2O2 पढ़ रहे तो पूरा हम एक जगह ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 10 ml ऑफ 10 वॉल्यूम 10 ml ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 will give डैश वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। तब क्या देख रहे हो, विल गिव डैश वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। टेन ml ऑफ 10 वॉल्यूम solution of H2O2 will give डैश O2। तो अब यहाँ क्या देखें कि 1 ml ने 10 ml दिया, तो 10 ml को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हमें दे देगा 100 ml ऑफ O2 गैस। क्लियर है? अगर इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि अगर मेरे पास 10 ml ऑफ 20 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, ये हमें कितना देगा O2 गैस। तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 20 बराबर ये देगा 200 ml ऑफ O2 गैस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एक नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दूसरा हम जो जा रहे हैं बात करने, वो आपका है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट। इन टर्म्स ऑफ परसेंट वेट। इन टर्म्स ऑफ परसेंट